Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new to this channel, please make sure to subscribe and hit the bell icon to get notifications timely. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। क्या इसका टारगेट हो सकता है मंडे के दिन का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कुछ रिसर्चर्स या एनालिस्ट्स या ब्रोकर्स का क्या कहना है इसके टारगेट को लेकर के, उसके ऊपर भी रिसेंटली जो टारगेट्स दिए गए थे उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को एक बार देखते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग जानेंगे जिनके ऊपर आपको हाईली अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप फ्राइडे के दिन की देखें सिचुएशन तो 16.85 के ऊपर ओपन हुआ और वहाँ से 17.45 का सीधे हाई बनाता है। लगभग 7.5% तेजी इसके अंदर हमें देखने को मिली थी ओवरऑल अगर हम देखें तो। और लो बनाता है 16.75 का, मात्र 10 पैसे। हालांकि लोअर सर्किट बैंड 13 का लगा था और अपर सर्किट 19.40 का लगा था। यस बैंक का 52 वीक लो अगर आप देखेंगे तो 5.65 का है और 52 वीक हाई है इसका 87.30 का। टोटल एनएससी के ऊपर जो वॉल्यूम ट्रेड करता है 23 करोड़ 55 लाख 52,294, जिसमें से 41.36% डिलीवरी उठा ली जाती है। ऑलमोस्ट 42% अगर हम बोल दें तो कुछ गलत नहीं होगा। बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है 3 करोड़ 87 लाख 61,559, जिसमें से 41% के आसपास टोटल डिलीवरी उठा ली जाती है। रिटर्न परसेंटेज आपको बताना चाहूँगा, लास्ट के ईयर टिल डेट में लास्ट हफ्ते का अगर रिटर्न परसेंट देखेंगे तो एक हफ्ते में लगभग ये 7.5% की तेज़ी के साथ अभी भी अपने 16.90 की क्लोजिंग प्राइस को दिया है फ्राइडे के दिन। लास्ट के एक महीने में अगर आप देखें तो एक महीने में 5.85% है। 3 महीने में अगर आप देखें तो 37.62% है और 6 मंथ्स में देखें तो 31.72% है। ईयर टिल डेट में 5.38% डाउन है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सर्टेन लेवल्स के ऊपर डिस्कस करूँगा जिसके ऊपर आप लोगों को नज़र बना के रखनी है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो एमके रिसर्च है इसकी तरफ से जो यस बैंक का टारगेट दिया गया था 11 रुपये का, जी हाँ 11 रुपये का टारगेट दिया था इन्होंने। ऐसा क्यों? इन्होंने सेल कॉल बेसिकली दिया था। इसके पीछे इनका कारण ये था कि जब बजट 2021 रिलीज़ किया गया तो इनका मानना है कि जो सेपरेट एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और जो बैड बैंक खोला जाएगा तो उसके पीछे जो है इनका मानना है कि उसको उसमें जो भी बैंक्स की बैड एसेट्स होंगे, जो लोन्स होंगे, जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होंगे बेसिकली, जब वो डाले जाएंगे तो उसके ऊपर कितना हेयर कट बैंक्स को बेयर करना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एमके रिसर्च का ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पे इनका मानना है कि अगर हमें वो पता चल जाए कि क्या एक्सटेंट हो सकता है हेयर कटिंग का, राइट, उसके आधार पर हम सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमारे बैंकिंग सिस्टम का कितना ज़्यादा नुकसान या कम नुकसान होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो बैड बैंक है वो किसी भी बैंक से बैड लोन्स को तो खरीदेगा, सही बात है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा बैंक का जो मान लीजिए नॉन परफॉर्मिंग लोन है 100 करोड़ का और यहाँ पे एक बैड बैंक है, तो बैड बैंक अब इसको खरीदेगा तो 100 करोड़ पूरा नहीं देगा, कुछ न कुछ उसमें डिस्काउंट करेगा। लेट्स से कि 100 करोड़ में से उसने मान लीजिए 80 करोड़ खरीद लिया तो 80 करोड़ बैंक्स को मिल जाएंगे, राइट। तो 20 करोड़ तो चले गए ना बैंक्स का, तो 20 करोड़ को हम हेयर कट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे कहना है कि जो बैड बैंक होगा, एआरसी जो होंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शनल कंपनी जो खोली जाएंगी, वो हेयर कटिंग कितना रखेंगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो इनको ये लगता है कि ये 11 रुपये के टारगेट को आने वाले टाइम में हिट करेगा, राइट। तो जो कि ऑब्वियसली 100% हम इसको ट्रूथ नहीं मान सकते, लेकिन रिसर्च की तरफ से ऐसा बताया गया। लेकिन फिर भी इनके इस तरीके के दिए हुए टारगेट के बावजूद भी यस बैंक जो है, आप फ्राइडे के दिन की अगर सिचुएशन देखें तो 7.5% की हमें जंप पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाया। 7.5% बहुत होता है।
राइट। तो अब आपको बताना चाहूँगा ये अपने एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल को भी इसने ब्रेक किया, और वो क्रूशियल लेवल है 17 रुपये का। जी हाँ, 17 रुपये का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल है, और इस लेवल को आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि 17.03 ही इसका पाइवोटेड पॉइंट भी है, राइट, यानी उसी के आसपास ये घूम रहा है। तो 17 रुपये के लेवल को अगर ये क्रॉस कर जाता है कल मंडे को, तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये ऊपर जाने में इसको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 17 रुपये के नीचे अगर बना रहता है तो आपको 17 रुपये के लेवल्स तक इंतज़ार करना है, टारगेट रखना है, उस लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है। टेक्निकली अगर आप देखें तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 50.34 है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट, जो कि न्यूट्रल है, राइट। इसके अलावा मनी फ्लो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 39.77 है, जो कि एक न्यूट्रल वैल्यू को होल्ड करके बैठा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो 17 की सीरीज़ में दो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मैंने इसीलिए बताया 17 का लेवल बड़ा ही इसके लिए क्रूशियल है। 17.32 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर जाता है तो 17.73 का है दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस है 18.02 का। आपको बताना चाहूँगा 52 वीक हाई इस बैंक ने बहुत जल्द ही क्रिएट किया था। आपको बताना चाहूँगा 52 वीक हाई नहीं, बेसिकली 20 के लेवल को मैं बताना चाह रहा था, दिमाग मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। 20 रुपये के लेवल को बहुत जल्दी ही हिट किया था, और एक उसके बाद हमें एक सडन फॉल देखने को मिला था, लेकिन ये फिर सुधरता हुआ दिख रहा है हमें। और सपोर्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो 16.62 का पहला सपोर्ट है, और उसके नीचे 16.33 का, और उसके नीचे 15.92 का तीसरा सपोर्ट है। टेक्निकली डेली बेसिस पे न्यूट्रल है, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी न्यूट्रल है, और मंथली बेसिस पे देखेंगे तो बेयरिश आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अभी इन्होंने Q3 के रिजल्ट को भी पोस्ट किया था। रिजल्ट में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है आप उसको देख लीजिए एक लाइन में। आप अगर देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे इन्होंने दिसंबर क्वार्टर में टोटल इंटरेस्ट अर्न किया है, बैंक की कमाई होती है इंटरेस्ट अर्न, जो कि 5320 करोड़ है। और लास्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से देखेंगे तो उसमें 5245 करोड़ है, सिग्निफिकेंटली जंप है इसके अंदर। इनको अदर इनकम भी प्राप्त हुई है, अदर इनकम इनको 1225 करोड़ की हुई है। टोटल इनकम जो टोटल बन के आती है इनकी 6545 करोड़, और एक्सपेंसेस वगैरह सब हटा दें तो इनको जो नेट प्रॉफिट बनता है प्रोविजनिंग वगैरह निकालने के बाद 147 करोड़ रुपए, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट था 120 करोड़ रुपए। ओके, एनपीए की बात करें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमें एड्रेस करना। एनपीए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ग्रॉस एनपीए जो होता है वो, और एक होता है नेट एनपीए। तो जीएनपीए जो है इनका 29,546 करोड़ रुपए, जबकि सितंबर क्वार्टर में 32,344 करोड़ रुपए था। तो आप देख सकते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। उसी को परसेंटेज में अगर आप चेंज करेंगे तो 15.36% के आसपास इनका जीएनपीए है। नेट एनपीए परसेंटेज में देखेंगे तो 4.04 है, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 4.71% में था। तो आप देख सकते हैं नेट एनपीए में भी हमें गिरावट है। नेट एनपीए की वैल्यू में अगर देखें तो 6,856 करोड़ रुपए का इनको नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिला था। तो देखें अगर प्रीवियस क्वार्टर में तो 7,868 करोड़ था। तो आप काफ़ी इसके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, यानी जो बैड लोन्स हैं बैंक का, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। बैंक को ट्रैक पे लाने के लिए एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या सिचुएशन है, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप लोगों को कौन कौन से लेवल पे मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा। 17 रुपये के जो लेवल्स हैं उसमें दो रेजिस्टेंसेज हैं, है ना, उन दोनों रेजिस्टेंसेज के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। और 17 के अगर ऊपर क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि इसके अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे नीचे अगर होता है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नीचे में उसके लिए 11 रुपये तक का टारगेट दिया गया है, और उसके पीछे कारण आपको डिस्कस किया।
ओके, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है गाइस. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गॉट whole information. Guys, if you liked it, please give a thumbs up. And if you want to open Demat or trading account, there's a link for you in description box. Click on that link to open your account in Upstox. See you next time. Till then, take care.